हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की आज की क्लास में हम फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्ट 4 के बारे में चर्चा करी थी, जो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 है। उन सब प्रोविजंस पर हमने नजर डाली थी, देखा था हम लोगों ने, पढ़ा था उन सबको। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक लास्ट में टॉपिक बच जाता है, जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि हम उन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करें, उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें, दोनों के संबंध के बारे में देखें कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों में क्या क्या उनका जो कंपैरेटिव स्टडी है उस पर फोकस करें। ठीक है, क्योंकि जनरली पूछ भी लिया जाता है कि भाई दोनों में से इंपॉर्टेंस किसकी है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन किस पर प्रिवेल करेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इस टॉपिक की स्टडी करते हैं। फंडामेंटल राइट्स की हम लोग बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, उसका मेनली पर्पस था विधि द्वारा शासित जो सरकार है उसकी स्थापना करना, न कि मनुष्य द्वारा शासित। तो विधि द्वारा शासित सरकार यानी कि हम लोग लॉ के द्वारा गवर्न है ना, विधि द्वारा शासित है। इसका एक बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा जो उदाहरण हमें मिलता है, वो मिलता है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। डाइसी के रूल ऑफ लॉ को हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडॉप्ट किया। आर्टिकल 14 में भी हमने इसके बारे में चर्चा करी थी हमारी क्लास में कि इंडिया में क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अपनाया गया है, विधि का शासन। विधि का शासन सर्वोच्च है, विधि सर्वोच्च है सबके ऊपर, और बाकी सभी जितने भी लॉज बायलॉज जो बनेंगे वो विधि के अंडर रहेंगे। ठीक है ना, इस तरह से विधि का शासन सर्वोपरि माना गया, तो रूल ऑफ लॉ। अब बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स जो करवाए गए हैं, वो क्यों प्रोवाइड करवाए गए? वो प्रोवाइड करवाए गए व्यक्ति के विकास के लिए। कुछ फंडामेंटल राइट्स सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, ऑल पर्सन्स, कुछ केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल करवाए गए हैं। न केवल इनको व्यक्तित्व विकास के लिए हमें प्रदान किया गया है, बल्कि ये हमें संरक्षण प्रदान करते हैं, है ना, राज्य के विरुद्ध हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। राज्य हमारे मूल अधिकारों को किसी तरह से नहीं छीन सकता। हाँ, राज्य को ये अधिकार जरूर है कि वो सही तरीके से, जहां उसको उचित लगता है, जहां लोकहित में जरूरी है, वहां पर वो उन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ठीक है, फिर भी फंडामेंटल राइट्स हमारे मूल अधिकार है, और किसी तरह से जब उनका हनन होता है तो उनको एनफोर्सेबल करवाने के लिए हम आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई मूल अधिकारों की बात। अब बात हम लोग करते हैं पार्ट 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य पर कर्तव्य निरूपित करते हैं कि राज्य जब भी कोई विधि बनाएगा तो इन नीति निर्देशक तत्वों को अपनी विधि में, अपनी उपविधियों में समाहित जरूर करेगा। ठीक है ना, इन नीति निर्देशक तत्वों की तस्वीर झलकनी चाहिए, दिखनी चाहिए, कहाँ पर? राज्य द्वारा बनाई गई विधियों में। ठीक है, जहाँ जो भारतीय संविधान के उद्देशिका की हम लोग बात करें तो वहां पर संकल्पना की गई है लोक कल्याणकारी राज्य की, वेलफेयर स्टेट के बारे में बात की गई है, समाजवादी समाज की बात की गई है। तो इस संकल्पना को पूर्ण करने के लिए ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का चैप्टर का पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। केवल मूल अधिकार ही काफी नहीं है। मूल अधिकार केवल व्यक्ति के विकास के लिए मूल अधिकार दे दिए तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि ये पर्याप्त नहीं है। सामाजिक और आर्थिक रूप से भी व्यक्ति प्रगति करे, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी वो आगे बढ़े, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व डाले गए और राज्यों पर एक कर्तव्य निरूपित किया गया कि आप इनको अपनी विधियों में समाहित करें, आप अपनी विधियां इस प्रकार संचालित करें, आप सामाजिक व्यवस्था इस तरह से बनाएं, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोक कल्याण हो सके। ठीक है, अब बात ये हुई फंडामेंटल राइट्स की और ये हुई डीपीएसपीस की। दोनों का ये अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने डीपीएसपीस के बारे में ये भी कहा है कि ये हमारे संविधान की अनोखी विशेषताएं है, जिनसे लोक कल्याण की जो भावना है वो फुलफिल होगी, लोक कल्याण का जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा होगा। ठीक है, तो लोक कल्याण प्राप्त करने के लिए, वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए और समाजवादी समाज की स्थापना के लिए डीपीएसपीस का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जब हमारा देश जो है सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर बहुत भयंकर परिस्थितियों से जूझ रहा था, उस समय जरूरी क्या था? पर्सन्स के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के विकास के लिए फंडामेंटल राइट्स जरूरी थे, तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में प्रोवाइड करवा दिए गए। लेकिन साथ ही व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा नहीं रह जाए, इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी डाला गया। तो दोनों ही कंप्लीट करते हैं
पर्सन्स के डेवलपमेंट को, समाज के विकास को भी और व्यक्तियों के विकास को भी। व्यक्ति का विकास दोनों से ही होगा और समाज का विकास भी दोनों के ही सामंजस्य से होगा। कोई एक अपने आप में पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो दोनों का ही रिलेशनशिप आपस में है, दोनों ही आपस में एक दूसरे से संबंधित है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इनके डिफरेंस की, तो कुछ डिफरेंस के पॉइंट्स मेनली मैंने यहाँ लिख दिए हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस की बात करें तो प्रोविजंस की, लाइक से उपबंधों के संबंध में हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दे रखा है, जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपीज की हम बात करते हैं तो उनका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, जो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक बात करते हैं। ये तो हुआ प्रोविजन के आधार पर डिफरेंस। फिर हम इनके एनफोर्सेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो जहां पर फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ है, विधि द्वारा परिवर्तने हैं, कहां से करवाए जाएंगे? आर्टिकल 32 बाय द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 बाय द हाई कोर्ट्स, ठीक है। तो वो एनफोर्सेबल है, हम उनको लागू करवा सकते हैं। अगर कोई हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो हम उसे न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि भाई हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, आप इनको एनफोर्सेबल करिए, आप राज्य को कहिए, ठीक है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व एनफोर्सेबल बाय द लॉ नहीं है, ठीक है। विधि द्वारा परिवर्तन नहीं है, वो लागू नहीं किए जा सकते हैं। थर्ड, इनके सस्पेंशन के बारे में या इनके स्थगित होने के बारे में, तो फंडामेंटल राइट्स कुछ परिस्थितियों में सस्पेंड या स्थगित किए जा सकते हैं, उनको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इसके अलावा नेचर की हम लोग बात करते हैं, यानी कि प्रकृति की बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो नेचर में क्या है? नेगेटिव है। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो नेचर में कैसे है? नकारात्मक है, जबकि डीपीएसपी पॉजिटिव है। फंडामेंटल राइट्स को हम नेगेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राज्य को मना करते हैं कि राज्य आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे कि व्यक्तियों की मूल अधिकारों का हनन हो, आप ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिनसे उनके फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो, ठीक है। वहीं डीपीएसपीज को हम पॉजिटिवली राइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि डीपीएसपीज राज्य को कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं कि आप ऐसा कार्य करेंगे ताकि अधिकतम लोक कल्याण हो, सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो, सामाजिक सुरक्षा बढ़े, सोशल सिक्योरिटी की बात करें, सोशल इंटरेस्ट की बात करें, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करें, उनमें वो उनका प्रमोशन हो। तो इस तरह से एक फंडामेंटल राइट्स तो राज्य को कुछ काम करने के लिए मना कर रहा है, जबकि डीपीएसपीज जो है वो राज्य पर सकारात्मक कर्तव्य अधिरोपित करता है। सोर्स की हम लोग अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, वही डीपीएसपीज हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। फिर हम बात करें इंटरेस्ट की, हित की, तो फंडामेंटल राइट्स तो व्यक्तिगत हित की बात करते हैं, पर्सन के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो सोशल इंटरेस्ट की बात करते हैं, वो समाज के वो पूरी एक इकाई मानते हैं, पूरे सामाजिक हित की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर और सोशल इंटरेस्ट पर फोकस करते हैं। फिर बात आती है पावर ऑफ स्टेट की, राज्य की शक्ति और राज्य के कार्य की भी यहाँ हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो राज्य की शक्तियों पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, वहीं डीपीएसपीज राज्य के कार्यों को और शक्तियों को दोनों को इंक्रीज कर देते हैं, दोनों में वृद्धि कर देते हैं, उनको बढ़ा देते हैं कि राज्य को ये काम करने। फिर हम बात करते हैं एक जो बहुत अच्छा सा ये लिखा है, जैसे जहां मौलिक अधिकार जहां साधन है वही नीति निर्देशक तत्व साध्य है जिसे हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो दोनों को ही कुल मिला के दोनों में रिलेशन, आप कितने ही डिफरेंसेस कर लीजिए लेकिन दोनों में ही रिलेशन साफ नजर आ रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को फुलफिल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी कंपैरेटिव स्टडी की, इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन की। जो कोर्ट्स के सामने जनरली सुप्रीम कोर्ट के सामने कई मामलों में क्वेश्चन आया कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों पर प्रिवेल करेंगे या नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर अधिभावी होंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज हुआ वो हुआ स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराय राजन के मामले में 1951। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर प्रिवेल नहीं कर सकते क्योंकि मूल अधिकार जो पार्ट 3 में दे रखे हैं वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, विधि द्वारा परिवर्तन कराए जा सकते हैं, लेखों के माध्यम से, जो रिट्स हमने पढ़ी थी उनके माध्यम से परिवर्तन कराए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, जबकि डीपीएसपीज जो है वो विधि द्वारा परिवर्तन नहीं हो सकते।
इसीलिए नीति निदेशक तत्व कभी भी प्रिवेल नहीं करेंगे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस चंपाकम दोहराए राजन के मामले में कहा। लेकिन एक साल बाद ही सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण में बदलाव आया, जब मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। जब जमींदारी उन्मूलन से संबंधित विधियों की संवैधानिकता का प्रश्न आया तो मेनली आर्टिकल 39 पर फोकस करते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमींदारी उन्मूलन की जो विधियां है वो संवैधानिक है और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर बनाई गई। तो वहां पर मेनली डीपीएसपीस पर ज्यादा इफेक्ट डाला सुप्रीम कोर्ट और उनको इंपॉर्टेंट बताया। नेक्स्ट, फिर एक साल बाद 1953 जब री केरला एजुकेशन बिल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति निदेशक तत्व और फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार दोनों अलग अलग नहीं है, कोई किसी पर प्रिवेल नहीं कर सकता, कोई किसी पर अधिभावी नहीं हो सकता। दोनों की जरूरी क्या है कि सामंजस्यपूर्ण निर्वचन का सिद्धांत इन्होंने यहाँ बताया, ये कहा कि इन दोनों को इस प्रकार से लागू करना चाहिए कि दोनों को ही हम प्रभावी रूप दे सके। सामंजस्यपूर्ण निर्वचन दोनों का ही किया जा सकता है। आपको नीति निदेशक तत्वों को भी इंपॉर्टेंस देनी है, आपको फंडामेंटल राइट, वो जो मूल अधिकार है आपके फंडामेंटल राइट्स है उनको भी इंपॉर्टेंस देनी है। तो दोनों को ही आप कंपैरेटिव तरीके से दोनों को ही इजीली दोनों ही लागू किए जा सके, इस तरह का कार्य राज्य को करना चाहिए। एक काम ही। दूसरे, फिर यही सेम बात उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में 1993 सुप्रीम कोर्ट ने यही बात अपनी दोहराई कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ना ही कोई किसी पर प्रवेल करता है, दोनों की सेम इंपॉर्टेंस है। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी, इसके बाद में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यहाँ तक तो ये यूनिकृष्णन की बात हो गई, फिर हम लोग 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर भी यहाँ फोकस कर लेते हैं। ठीक है, इसके बीच में केरला एजुकेशन बिल के मामले के कुछ समय बाद देखिए 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970 बनाया, 25वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 आया और इसके द्वारा आर्टिकल 31C इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, अनुच्छेद 31 डाला गया, जो कि आर्टिकल 39B और 39C जो हम लोग नीति निदेशक तत्वों में कल पढ़कर आए थे लास्ट क्लास में हमारी, तो आर्टिकल 39B और 39C इन दोनों को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रिवेल करवाता है। वो ये कहता है कि राज्य को इस संशोधन द्वारा राज्य को ये अधिकार दिया गया कि वो आर्टिकल 39B और 39C से रिलेटेड लॉज बनाए, चाहे वो लॉज आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 का वॉयलेशन ही ना क्यों ना करते हो। भाई आर्टिकल 14 और 19 के विरुद्ध हो तो भी कोई बात नहीं, राज्य को शक्ति प्राप्त है कि वो आर्टिकल 39B और 39C से संबंधित विधियां बना सकता है, भले ही वो अनुच्छेद 14 और 19 के विरुद्ध ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर क्या पार्लियामेंट ने क्या किया कि इन दोनों डीपीएसपीस को 39B एंड 39C इन दोनों नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर अधिभावी कर दिया, प्रिवेल कर दिया और इनकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया। इसके बाद केशवानंद भारती के मामले में, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, इस मामले में 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, यानी कि ये जो आर्टिकल 31C इंसर्ट किया गया था, इसके थ्रू जो ये दोनों नीति निदेशक तत्वों को प्रिवेल किया गया था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, इस पूरे प्रोविजन को केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, ये संवैधानिक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद भी पार्लियामेंट ने फिर कुछ वर्षों बाद ही 1976 में जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट लेकर आई, 42वां संवैधानिक संशोधन किया, वहां पर भी पार्लियामेंट ने सारे के सारे नीति निदेशक तत्वों को फंडामेंटल राइट्स पर प्रिवेल कर दिया कि राज्य जो है वो नीति निदेशक तत्वों के संबंध में कोई भी विधि बना सकता है, चाहे उससे आर्टिकल 14 और 19 का वॉयलेशन होता ही क्यों ना। तो इस तरह से 42वां संशोधन करके यहाँ पर पार्लियामेंट ने सभी डीपीएसपीस को प्रिवेल कर दिया, किसके ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अधिभावी कर दिया, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अधिभावी कर दिया। तब मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के मामले में 4-1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो आर्टिकल 31C में जो प्रोविजन किया गया था कि सभी फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेल कर दिया गया, सॉरी सभी डीपीएसपीस को प्रिवेल कर दिया गया था फंडामेंटल राइट्स पर,
उनको अधिभावी बना दिया गया था। इससे संबंधित जो विधि थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। पूरे 42वें संशोधन, इसके 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल आर्टिकल 31C से संबंधित, ठीक है। तो आर्टिकल 31C से रिलेटेड जो अमेंडमेंट था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि सभी जो है डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स पर प्रिवेल नहीं करेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में यूनिक रेशनल का मामला पढ़ ही चुके हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को एक दूसरे का सप्लीमेंट्री बताया, एक दूसरे का पूरक बताया। लेकिन अगर हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो एक न्यू डायमेंशन उनको देखने के लिए मिलता है। अब जो है डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के बराबर माना जाने लगा है और उनको भी एनफोर्सेबल किया जाने लगा है। कैसे, इसके बहुत से एग्जांपल्स आप हम लोगों को देखने को मिलते हैं। लाइक जैसे कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, लाइक जैसे मेडिकल फैसिलिटीज की हम लोग बात करें, चिकित्सा सुविधाओं की हम लोग बात करें तो इसको भी आपके आर्टिकल 21 में शामिल कर लिया गया, मूलभूत अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया है। चिकित्सा सुविधाएं पाने का अधिकार हो कर्मकारों का या अन्य व्यक्तियों का। दूसरी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करें हम लोग, तो जहां पर आर्टिकल 45 जो बात कर रहा था, हमने नीति निदेशक तत्व जब पढ़े थे हमारे क्लास में, तो आर्टिकल 45 जो बात कर रहा था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की 6 वर्ष तक के बालकों के लिए, वहां पर ये 6 से 14 वर्ष तक के लिए ये मूल अधिकार बना दिया गया, जो हमने आर्टिकल 21A में मूल अधिकार के रूप में पढ़ा। फिर बात आई फ्री लीगल एड की, जो 39A डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने पढ़ा। इसी फ्री लीगल एड को, इसको भी मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया है, जो हम आर्टिकल 21 में पढ़ते हैं। फिर बात आती है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की, इसको भी मूल अधिकार के रूप में मान लिया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, ये मूल अधिकार है व्यक्ति का। उसके साथ किसी भी प्रकार से अन्याय नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे इंपॉर्टेंट, जिनको अब धीरे धीरे किसके बराबर लाके खड़ा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा फंडामेंटल राइट्स के बराबर। अब मूल नीति निदेशक तत्वों को भी मूल अधिकारों के बराबर दर्जा दिया जाने लगा है, दोनों को इक्वल रखा जाने लगा है। क्लियर? तो ये हुआ नया आयाम। तो इस तरह से हमने इन दोनों के बीच रिलेशंस भी पढ़े, डिफरेंसेस भी पढ़े, और इन दोनों की केस लॉस के थ्रू कंपैरेटिव स्टडी के बारे में बात करी। ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग हमारी अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।